जुमलों वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। झूठे वादों की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। पुरानी पेंशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। हम क्या कहें अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए। बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली फिर मर गए। अकबर इलाहाबादी ने ये शेर लिखा, वो वक्त कुछ और था। अकबर इलाहाबादी ने ये कहा कि भाई बीए हुए, क्या क्या जिंदगी जिए, कैसा इस जिंदगी में क्या कुछ किया। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। वो 4 दिन की जिंदगी। अब ऐसा लग रहा है कि आज अगर अकबर इलाहाबादी ये शेर लिखते तो उसमें से एक स्टेप और कम हो गया है। पेंशन नहीं मिल रही अब लोगों को। अब पुरानी पेंशन बंद हो गई और पेंशन के नाम पर एक मजाक नई पेंशन के रूप में चालू हो गया है। एक तो वैसे ही इस देश में शिक्षा के लिए, यानी बीए करने के लिए बहुत थोड़े से लोगों को मौका मिल पा रहा है। बहुत बड़ी आबादी अभी भी शिक्षा से दूर है, गरीब है, कमजोर है, मजलूम है। इसलिए पढ़ने की उम्र में उनके हाथों में कलम की बजाय कुदाल, फावड़ा या पत्थर तोड़ने वाली कोई चीज, कोई मशीन, कोई खेत में काम करने वाला औजार है। और एक बहुत बड़ी आबादी पढ़ाई से वंचित है। तो बहुत थोड़े से लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिल पाया। उसमें से भी बहुत थोड़े से लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाई। उनमें से भी अब वो लोग शायद खत्म होते जा रहे हैं जिनको पुरानी पेंशन मिलती है। अब ये शेर है ना, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। और यही समझा समझा के लोगों को कहा गया कि पैसा तो मिट्टी है, माया है, इसके पीछे नहीं पड़ना। और यह जो उपदेश दे रहा था वही आपकी जेब का पैसा लेकर दक्षिणा में चला गया। यानी आपको अगर जीवन जीना है तो भौतिक जीवन की जरूरतें हैं। और भौतिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक लोकतांत्रिक देश में जैसे शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती कि वो सबको, किसी की जेब में पैसा है नहीं है इससे तय हो कि शिक्षा मिलेगी या नहीं। वैसे ही अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो लोकतांत्रिक देश की जरूरत यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी मुलाजिम हो। और अगर सरकारी मुलाजिम हो तो उनको सरकारी पेंशन मिले, पुरानी पेंशन मिले। मगर अब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म कर दिया 2003-4 में ही। और अब 2023-24 जब आपके मुहाने पर है, लंबे वक्त से देश में बहस इस बात पर चल रही है कि उसने नौकरी की पेंशन खत्म की और इसने नौकरी खत्म कर दी। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5-6 वर्षों में 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा करने वाली सरकार की नीतियों से 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई है। नौकरी चली गई, नई नौकरी मिली नहीं। अब उस नौकरी में भी एक छोटा सा हिस्सा जो सरकारी नौकरी का है वो प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया है। वो है ना, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, अब देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। आप खुश हो गए, भावुक हो गए, वोट दे दिया, एक एक करके सारे सरकारी चीजों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया। बिक रहा है अभी सी सब कुछ। और सब कुछ सरकारी जहां होता था, धीरे धीरे या तो आउटसोर्सिंग हो रहा या ठेके पर लोग रखे जा रहे या टेम्परेरी कर दिया। मैं खुद एक टेम्परेरी प्रोफेसर हूं। और नई शिक्षा नीति ये तय कर रही है कि आने वाले कुछ वक्तों के बाद तय हो जाएगा कि विश्व गुरु का ख्वाब दिखाने वाला देश, उसकी चुनी हुई सरकार ने अब ठेके पर गुरु रखने का प्रबंध कर दिया है। ऐसी नीति बना दी। तो वैसे ही सरकारी नौकरी हर जगह से खत्म हो रही है। लेकिन थोड़े से जो सरकारी नौकर बचे हुए हैं वो इस देश में इकट्ठे होकर पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और आज की तारीख में इस देश में जो सबसे बड़े कुछ आंदोलन चल रहे हैं वो आदिवासियों के बस्तर से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में बड़े आदिवासी आंदोलन चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के इलाकों से लेकर के छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, बिहार तक जाति जनगणना पे कुछ कुछ हलचल है। और उस तरह के आंदोलनों में आज सबसे बड़े आंदोलन के रूप में पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू किए जाने का आंदोलन है।
और आज का दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में पूरे देश से पुरानी पेंशन लागू करो नारे के साथ देश भर के सरकारी कर्मचारी दिल्ली को गुलजार कर चुके हैं। इसलिए आज मेरा मन हुआ कि आज आपसे पुरानी पेंशन पर कुछ बातें करूं। आज के दिल्ली अपनी राजधानी को सुनाने वो ये सवाल पूछने आए हैं कि हम आपके सरकारी मुलाजिम हैं, हमने आपको वोट देकर सरकार बनाया, आप हमारी पुरानी पेंशन तक नहीं दे पाते, आखिर क्यों? और इसलिए पुरानी पेंशन आंदोलन अब गांव कस्बों शहरों से होता हुआ फिर से एक बार दिल्ली के रामलीला मैदान में जोर जोर से नारे लगाता हुआ मिल रहा है। जुमलों वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, झूठे वादों की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। इस नारे के साथ पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का आंदोलन आज दिल्ली के रामलीला मैदान पर। दिल्ली को आने वाली सभी ट्रेनें ऐसा लगता था कि देश के कोने कोने से उम्मीदों, सपनों और संघर्षों को अपनी बोगियों में लाद करके दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर उतार दी और सुबह सुबह वो सारी उम्मीदों के बोझ से दबे हुए कंधे हाथ मुट्ठी तान कर नारा लगाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान तक पहुंच गए। आसपास के इलाकों से आने वाली सड़कें या बसें, ऐसा लग रहा था कि सारे रास्ते आज दिल्ली के रामलीला मैदान की तरफ जा रहे हैं। लाखों की तादाद, सफेद टोपी का ये सैलाब लगाता हुआ एक ही नारा, पुरानी पेंशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। एक ऐतिहासिक दिन दिल्ली की सड़कों पर गुलजार है और ये वे थोड़े से जागरूक लोग हैं जो पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए आज दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। हम सिलसिलेवार थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम किस तर्क से कब बंद की गई, पुरानी पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन स्कीम लाई गई, इन दोनों में अंतर क्या है और इनकी मांग क्या है। सबसे पहले मैं इतिहास अगर थोड़ा सा फिर से बता दूं, दोहरा दूं, तो इस देश में पुरानी पेंशन स्कीम जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाया करते थे उनको उनकी आखिरी वक्त के तनख्वाह की 50% धनराशि पेंशन के रूप में तब तक मिला करती थी जब तक कि वो जिंदा है। अब वो लोग बहुत थोड़े से बचे। बहुत थोड़े से वक्त में अगर इन दोनों को समझना चाहें कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम का अंतर क्या है, ये मैं आपको बहुत संक्षेप में एक इशारे में समझा रहा हूं। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी, जबकि न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में 10% वेतन की कटौती खुद कर्मचारी की होती थी। यानी बेसिक प्लस डीए मिलाकर 10% आपकी सैलरी से काटा जाएगा। फिर मिलेगा कैसे? वो जो है वो शेयर मार्केट में जमा कर दिया जाएगा। ये पैसा कुछ आप देंगे, कुछ सरकार देगी और दोनों शेयर मार्केट में पैसा देंगे। तो जो ओपीएस थी उसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी से होता था और एनपीएस का भुगतान शेयर मार्केट के हिसाब से। उस समय अगर रेट चढ़ गया तो ऊंचे हुए रेट के हिसाब से आपको थोड़ा पैसा मिलेगा और रेट गिर गया तो पूर्व जन्मों का फल। भाई किस्मत आपकी, आपके समय शेयर मार्केट गिर गया तो आपका पैसा गया, उठ गया तो आप खुशकिस्मत हैं। पूर्व जन्म के फल से तय होगा कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ का यानी जनरल प्रोविडेंट फंड का एक पूरा प्रावधान था, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में जीपीएफ कोई फंड नहीं है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती होती है जो उसके बेसिक प्लस डीए से काटा जाता था। पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ हुआ करता था यानी जनरल प्रोविडेंट फंड, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड का कोई प्रावधान नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम एक सुरक्षित पेंशन योजना थी जिसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के किया जाता था। नई पेंशन स्कीम शेयर बाजार पर आधारित है। मैंने बताया ना, शेयर बाजार में अगर रेट ऊंचा तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा और अगर रेट गिर गया तो गिरे हुए रेट के मुताबिक आपको पैसा मिलेगा। तो आप समझ गए, ये सब कुछ तय करता है आपके पूर्व जन्मों के कर्मों पर। आपको सरकार अब कुछ नहीं देने वाली। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती थी। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय की निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं।
पुरानी पेंशन योजना 6 महीने के बाद मिलने वाली महंगाई भत्ते को लागू करती है, यानी डीए जोड़ के मिलता था। न्यू पेंशन स्कीम में 6 महीने के बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख की ग्रेजुइटी मिलती थी। एनपीएस में ग्रेजुइटी का अस्थायी प्रावधान है, फिक्स नहीं है। ओपीएस में यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता, किसी प्रकार का टैक्स नहीं। जबकि न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना होगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस का नियम है कि रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए 40% फंड एनपीएस का इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है। ओपीएस का 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। एनपीएस में मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन कम्यूटेशन पेंशन कम्यूटेशन का कोई प्रावधान नहीं। एनपीएस इसके लिए स्पष्ट नहीं कुछ भी कह रहा है। यानी अगर आप इस पूरे प्रावधान को गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने जीवन की, अपने परिवार की और अंतिम बुरे वक्त में हारे के सहारा की तरह पुरानी पेंशन स्कीम को याद कर रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम आपकी अपने कमाई का, अपनी सेवा का एक हक है। इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी लगातार एक बात कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में लागू हो सकती है, झारखंड में लागू हो सकती है, पंजाब में पुरानी पेंशन लागू हो सकती है, हिमाचल प्रदेश में लागू हो सकती है, तो फिर केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन क्यों नहीं लागू हो सकती? यानी अगर देश के 6 बड़े राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में एनपीएस के सभी ग्राहकों का आधा हिस्सा मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान केवल 2 राज्य हैं जिनके 5 लाख से अधिक ग्राहक हैं। ये आंकड़े 30 नवंबर 2022 के डेटा के अनुसार है। यानी इनसे एनपीएस से रकम निकाली जा रही है। अब पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कही जाती है, वो यहां समझने की जरूरी है। पुरानी पेंशन स्कीम वालों ने कहा कि अगर आपने अर्थव्यवस्था का चश्मा पहन लिया जो सरकारें पहनाना चाहती हैं, तो आप भी इस भ्रम में आ जाएंगे कि पेंशन पुरानी देने से सरकार की अर्थव्यवस्था वाली रीढ़ कमजोर हो जाती है, उस पर इतना दबाव पड़ जाता है कि अर्थव्यवस्था टूट जाती है। सरकार ने आपको नौकरी दे दी, नौकरी का हर महीने सैलरी दे दी, अब क्या जीवन भर सरकार ने ठेका लिया है कि आपको पेंशन भी देते रहे? नहीं भाई, ये नया भारत है, ये न्यू इंडिया है। हमारे आका ने न्यू इंडिया में पेंशन बंद की थी, हम तो नौकरी ही बंद कर रहे हैं और आपकी ये जरूरत। अभी तो गनीमत है पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन करने वालों, अभी आपको आतंकवादी नहीं कहा जा रहा है, देशद्रोही नहीं कहा जा रहा है। आपको नहीं लगता कि राष्ट्र खतरे में है, धर्म खतरे में है? सारा देश आज जवानों की कुर्बानी पर, किसानों की शहादत पर इतना गमगीन है, संकट में सब कुछ है, और आपको नौकरी मिली है फिर भी आप पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। लाहौल विला कुव्वत। अरे शुक्र मनाओ पुराने पेंशन के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी लोगों, बस अभी तो मीडिया ने केवल बायकॉट किया है आपको। थोड़े से लोग दिल्ली के किसी कोने में बैठकर आंदोलन कर दें तो प्राइम टाइम डिबेट होती है, और आप लाखों लोग रामलीला मैदान में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। मनु स्ट्रीम मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया, सॉरी, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रही। शुक्र मनाओ कि आपको मीडिया नहीं दिखा रही। कल्पना करो किसानों की तरह अगर आपको भी आतंकवादी कहने लगे तो क्या करोगे? आपने भी तो दिल्ली जाम कर दी है आज। आप भी लाखों की तादाद में अपना काम धंधा छोड़ करके शनिवार रविवार छुट्टी के दिन आ गए दिल्ली। आपको नहीं लगता कि आपको तनख्वाह दे रही है सरकार? राष्ट्र के नाम कुछ तो समर्पित करेंगे। हमारे पिछले वाले आका ने यूं ही पेंशन नहीं बंद की थी, क्योंकि इस पैसे की जरूरत देश को चलाने में है। तो गनीमत है कि मीडिया अभी आपको ब्लैकआउट किए हुए है, आपको खबर नहीं दिखाता। अरे आपकी खबर में अगर आपको राष्ट्रद्रोही कर देगा तो क्या करोगे आप? बहरहाल इस पे विचार करिएगा, ये पुरानी पेंशन का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है। जी हां, अगर आज आप दिल्ली में हैं तो आपको पता होना चाहिए, इस राष्ट्र को, सरकार को अपनी सेवा देने वाले लोग अपना हक मांगने दिल्ली की सड़कों पर आए हैं।
और मीडिया उन्हें नहीं दिखा रहा। इसलिए हम उनकी आवाज बनकर आपके सामने ये वीडियो लेकर आए। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो सरकारी चश्मा पहनकर इस देश में आंदोलनकारियों से ये सवाल कर रहे हैं, नौकरी तो दे दी, सैलरी तो दे दी, आप पुरानी पेंशन दे करके क्या देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ देना चाहते हैं? आप जैसे चश्मा वाले लोगों से सवाल नंबर एक मेरा, 10 लाख करोड़ रुपए का एनपीए अभी पिछले चंद वर्षों में उन पूंजीपतियों के माफ कर दिए गए जिनमें से ढेर सारे लोग इस देश का पैसा लेकर खाकर विदेश भाग गए। चौकीदार सो रहा था। वो लाखों करोड़ रुपए एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट के रूप में माफ कर दिए गए। वो किसका पैसा था? और उस पैसे को माफ कर देने से क्या इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर कोई लचक नहीं आई? सारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ पुरानी पेंशन की बात करने से टूट जाती है। हाय रे अर्थव्यवस्था की रीढ़, वो कैसे पहचानती है कि सरकारी कर्मचारी है, इसे अगर 2 रुपया मिल गया बुढ़ापे में तो मेरी रीढ़ टूट जाएगी। इसे लाखों करोड़ रुपए सरकार ने माफ कर दिया, वो दुनिया का दूसरा अमीर बना दिया उस अपने दोस्त को, उससे कोई अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर असर नहीं होता। कैसे सोचते हैं आप इस तर्क को? एक बार विचार करो ना। देश के नागरिकों, आपसे गुजारिश है, आपने सवाल नहीं किया कि नाली के गैस से चाय नहीं बनती, बादल आने से रडार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने नहीं इस पर सोचा, नींबू मिर्चा लटकाने से चंद्रयान कामयाब नहीं होता, तो आज आपको आपके सैलरी को काट करके, आपके हक को छीन करके यह कह दिया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाएगी, इसलिए हमने पेंशन बंद कर दी पुरानी, और आप मान लेते हैं। सोचिएगा एक बार। अब सवाल नंबर 2, अगर पुरानी पेंशन देने से सरकारी खाते से पैसा सरकारी खजाने पर बहुत बोझ पड़ रहा है, तो यह बोझ केवल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से पड़ रहा है? यह बोझ किसी विधायक, सांसद, और अगर कोई विधायक सांसद दोनों हो गया तो डबल पेंशन पाने से क्यों नहीं पड़ता? इस सवाल का क्या जवाब देंगे आप? अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा देते हुए सेवानिवृत्त होता है तो उसके बुढ़ापे के दिनों के सहारे के रूप में अगर कोई सुविधा दे तो सरकार का खजाना खाली हो जा रहा। नेताओं को इतना इतना पेंशन क्यों रे भाई? ये भेदभाव क्यों? फिर तो सारे सरकारी कर्मचारी नेता बन जाएंगे, लेकिन फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे बेचारे? अरबों रुपए उनके पास है कहां चुनाव लड़ने के लिए? उनके पास पर्सनल जेट कहां है? क्योंकि जिसका एनपीए माफ किया जाता है वो बैक डोर से चुनाव में मदद तो करता है ना। इसीलिए दुनिया के सबसे अमीर चुनाव, सबसे खर्चीले चुनाव एक गरीब देश भारत के होते हैं। आने वाला है ना 2024। इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या उस तरह के बैकडोर की मनी लॉन्ड्रिंग से या खर्चे से नहीं होती? सारा तर्क केवल पुरानी पेंशन को लागू करने की आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ क्यों दिया जाता है? एक बार विचार करके इस पर बताइएगा। अगर आप विधायक, फिर से समझिए, विधायक बन गए तो पेंशन, सांसद बन गए तो पेंशन, दोनों बन गए डबल पेंशन, और आप 30 साल, 35 साल, 40 साल इस देश की सेवा करें। आपने शिद्दत से अपना काम किया, आपके काम का वेतन मिला, मगर आपके बुढ़ापे का हक जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, आप सवाल नहीं कर सकते। इसलिए आज जब दिल्ली की सड़कों पर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने वाले लोग उतर गए, तो मैं इनको एक हिम्मत और हौसले से सलाम करते हुए एक बात कहता हूं, इसके घोर राजनीतिक निहितार्थ हैं। जिन जिन जगहों पर पुरानी पेंशन लागू करने के मुद्दे चुनावी मुद्दे बने, वहां का चुनाव बदल गया। हिमाचल प्रदेश याद होगा आपको, कर्नाटक याद होगा आपको, छत्तीसगढ़, पंजाब भी आपको याद होगा। एक अपवाद रह गया, उत्तर प्रदेश, जहां समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव ने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। भारी तादाद में अपने तमाम दायरों से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी गठबंधन का साथ दिया, मगर सरोकारी मुद्दों पर कुछ जुमले भारी पड़ गए।
और पुरानी पेंशन का वादा करने वाले चुनाव नहीं जीत पाए और उत्तर प्रदेश के लोग किसी और चीज में मगन है। इस अपवाद को छोड़ दें तो पुरानी पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। ये सरकारी कर्मचारी अपने इलाके के प्रतिष्ठित लोग होते हैं। ये सरकारी कर्मचारी अपने इलाके के बुद्धिजीवी भी होते हैं। ये सरकारी कर्मचारी अपने इलाके में विमर्श सेट करते हैं, कौन क्या कर रहा है, किसे वोट दो और किसे न दो। इस पूरे विमर्श को तय करने में एक बड़ी भूमिका सरकारी कर्मचारियों की है। इसलिए अगर आज इस दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर इन पुरानी पेंशन के लिए आंदोलनकारियों ने अगर ठान लिया कि 24 में दिल्ली की सरकार पर वही बैठेगा जो पुरानी पेंशन लागू करेगा, तो फिर शेर तो गयो। क्योंकि ये माहौल बनाते हैं, ये माहौल बदलते हैं, अपने इलाके में अपना एक बौद्धिक और सामाजिक रसूख रखते हैं और सरकार के चुनाव के वक्त वोट डलवाते हैं। समझदार को इशारा काफी। तो इसलिए मैं इस आंदोलनकारी तमाम अपने साथियों के हिम्मत को सलाम करते हुए पूरे देश के नागरिकों से ये अपील करता हूं, आप सरकारी नौकरी बिक रही थी, बर्बाद हो रही थी, नहीं बचा पाए। सरकारों ने नौकरी देने का ठेका प्राइवेट लोगों के हाथों में बेच दिया, अब नहीं रोक पाए। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन को वापस लेने के लिए एक ऐसी चीज के लिए लड़ रहे हैं जो इनके पास थी, इनसे छीन ली गई। आंदोलन का स्वरूप देखिए, आप कहां आगे के लिए लड़ते कि भाई और कुछ सुविधा दो, हमारा काम बढ़ रहा है, हम और मेहनत करेंगे। और आज इस देश के बड़े हिस्से के कर्मचारी किसके लिए लड़ रहे हैं? जो हमारे पास था उसे लौटा दो, मेरा जो सामान तुम्हारे पास चला गया है उसे लौटा दो। इस देश की सरकारें आपको यहां खड़ा कर चुकी हैं। आप कहां मांगते कि अगर मेरे तन बदन पर एक कपड़ा आ गया, अगर मेरे पेट में एक रोटी आने लगी, तो थोड़ा उसे न्यूट्रिशियस खाना बनाओ, थोड़ा दाल दो, थोड़ी सब्जी दो। सरकारें आपसे रोटी भी छीनती हैं तो फिर आप कहते हैं अच्छा अच्छा जो था वो रहने दो और हम कुछ नहीं मांगेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम का मामला शायद कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर ये पुरानी पेंशन स्कीम वाले लोग जीत जाते हैं और 24 के चुनाव तक इनको चुनावों का समीकरण बदल देने में कामयाबी मिल जाती है, तो शायद अगर रोटी वापस बच जाएगी तो फिर दाल और सब्जी की लड़ाई मजबूत हो जाएगी, ट्रेड यूनियन मजबूत हो जाएगा। इसलिए मैं इस आंदोलन को बहुत शिद्दत से देख रहा हूं, इन आंदोलनकारियों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और एक गुजारिश करता हूं कि सरकारी नौकरी को बचाने के लिए भी इससे बड़े आंदोलन की जरूरत है। सरकारी जमीन, सरकारी संपत्ति, सरकारी फैक्ट्री, सरकारी शिक्षा, सरकारी रोजगार को बचाने की जरूरत है और सब कुछ को मिलकर बचाने की जरूरत आपकी भी है। भारत की आजादी में भी सब नहीं लड़े, मगर थोड़े से लड़े तो फायदा सबका हुआ। फायदा उनका भी हुआ जो अंग्रेजों से माफी भी मांग रहे थे। इसलिए जो थोड़े से लड़ रहे हैं, ये अगर जीत गए तो फायदा सबका होगा। इसलिए अगर खुद नहीं लड़ सकते तो जो लड़ रहे हैं उनकी हिम्मत बनिए, उनको सहायता करिए, उनके साथ खड़े होइए। बचा सकते हैं तो उतना कुछ बचा लीजिए जितना बचा सकते हैं, उससे पहले कि बचाने की गुंजाइशें खत्म हो जाए। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइएगा। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर, किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।